सो हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जाई मैं जेई मेंस की बात करूं, जाई मैं जेई एडवांस की बात करूं, जाई मैं नीट की बात करूं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं और एट द सेम टाइम बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, आपका एक बेस बनाता है आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फील वाला चैप्टर है। जब इस चैप्टर का एंड होगा तब आपको लगेगा कि हाँ आपको फील आ गया चैप्टर का। तो बहुत ही फील वाला चैप्टर, आप मजे से करते जाओगे और आपको चीजें विजुलाइज होने लग जाएंगी, आपके अंदर चीजें घुसने लग जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एट द सेम टाइम आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो इस चैप्टर को हम ध्यान से करेंगे। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हम एटम के अंदर जाएंगे, राइट कि एटम के अंदर जाके देखेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं और उन सब चीजों के बारे में डिस्कवर करेंगे और उन चीजों के प्रॉपर्टीज देखेंगे और उन चीजों को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है। तो चलो शुरू कर दो, अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में। आई होप आपने मोल कंसेप्ट अच्छे से कर लिया होगा। तो हेडिंग डालो अपनी नोटबुक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप आप नोट्स बना रहे हो, बैठ के पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें करना है। पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सबसे पहली चीज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, समझने लायक एक्सपेरिमेंट है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, पहला जो लेक्चर है आपका वो इंट्रोडक्शन है। इसमें बेसिकली हम इस पहले लेक्चर में आपके जो एटम का जो इतिहास है उसको देखेंगे कि एटम की हिस्ट्री क्या थी, कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर है, पहला जो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये जस्ट आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है एटम की, कि कैसे हमें एटम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी हो पाई, उनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक बात है। तो हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखेंगे इस लेक्चर में। आप एक पूरा लेक्चर आपका इसीलिए डेडिकेटेड है। तो ध्यान से समझते जाओ कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग डाल लो अपने चैप्टर नंबर 2 की एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जो कि है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड डालो हेडिंग, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये आपकी हेडिंग है। इसके जरिए ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें यार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। देखते हैं कैसे हुई थी। इसमें एक अपरेटस यूज किया था, देखते हैं, पहले बनाते हैं उसको, समझते हैं, है ना। देखो अपरेटस बनाते हैं। पहले क्या था, कुछ एक ऐसी ट्यूब थी। ठीक है, एक ट्यूब बनाते हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। अभी पहले बनाते जाते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे ना, समझेंगे कि इसको क्या क्या चीजें इसमें हुई थी, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अच्छा, तो आपका इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में दो आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक को हम कैथोड बोल देते हैं, एक को एनोड बोल देते हैं। अच्छा, इधर से हमने इसको एक सर्किट बनाया होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, और इधर से हमने इसमें एक बैटरा लगा दिया होता है। बैटरा मतलब बैटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक हमने बैटरी लगा दी है। ठीक है, मुझे बैटरा बोलने में फील आता है तो मैं बैटरा बोल देता हूं। ठीक है, तो ऐसा एक आपका सर्किट होता है। और इधर क्या होता है यार, इधर ना एक ऐसे एक वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती है। अभी सब समझते हैं कि क्या, किस लिए क्या होती है, क्या काम करती है, वो सब अभी हम समझ जाएंगे, राइट। अभी हम सब देख लेंगे कि इसमें चीजें होती क्या है। पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात, ये है आपका पहला इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड बोल देंगे। ये है आपका दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड बोल देंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है यार? इलेक्ट्रोड जैसे एक मेटल की ना प्लेट सी होती है। जैसे मेटल की आप प्लेट ले लो, जैसे कॉपर की प्लेट होगी, जिंक की प्लेट होगी, तो मेटल की प्लेट होती है, उसी को हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, राइट। ये मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा भी। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि मेटल की एक प्लेट सी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं,
और उसको ही हम फर्दर कैथोड और एनोड बोल देते हैं। कैथोड पे आपका नेगेटिव साइन होता है, एनोड पे आपका पॉजिटिव साइन होता है। जैसे आप देख रहे हो बैटरा लगा हुआ है, तो ये जो छोटा टर्मिनल होता है बैटरी का, वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है और बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये आपका कैथोड पे साइन नेगेटिव होता है, एनोड पे आपका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक बात है। अच्छा, ये एक ट्यूब लगी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक बात है। अच्छा, ये है हमारी बैटरी है, ये हमारी क्या है, बैटरी है, ठीक है। और ये आपका है, ये है आपका वैक्यूम पंप। ये क्या है आपका, वैक्यूम पंप। इसका क्या काम होता है, ये एक्चुअल में प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है। देखो होता क्या है, समझते हैं। सबसे पहले आपके एक पास एक ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, जो कि ग्लास की बनी होती है, ठीक है। ये आपकी ट्यूब है एक। इस ट्यूब के अंदर हम कुछ गैस डालते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम कोई गैस पार्टिकल्स डालते हैं। इस ट्यूब के अंदर गैस आई, अब गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। गैस यार हर तरफ घूमती है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना, तो गैस आपकी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो वैक्यूम ट्यूब है, जस्ट आप इतना दिमाग में रखो कि ये वैक्यूम ट्यूब से हम प्रेशर को एडजस्ट करने का काम करते हैं। जो आपकी गैस इस आपके ट्यूब के अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स हमने डाले हुए हैं और एक गैस पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसके जो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको ही हम बोलते हैं वैक्यूम पंप, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक कंट्रोल करता है प्रेशर को, एक कंट्रोल करता है प्रेशर को, ठीक बात है। ये तो हमने देख लिया कि ये इसका अपरेटस होता है ना, ये आपका अपरेटस होता है, ये उन्होंने यूज किया था। ये कैथोड एक्सपेरिमेंट है, किस लिए यूज हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अभी हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ, कैथोड एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हुआ था। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये आपकी की थी जे थॉमसन चचा ने, ठीक है। जे थॉमसन भाई साहब ने आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये छोटी सी बात है, अगर आपको नीट वगैरह में पूछते हैं तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अच्छा, तो ठीक है। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट हम शुरू कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें हुई थी, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, इसके बारे में बात शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, जे थॉमसन भाई साहब को ये समझ आ गया था कि जो गैस है, देखो गैस जो आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है वो कंडक्टिव नहीं होती है। जैसे अभी आपके एयर है ना, आपके आसपास एयर है, तो एयर अभी कंडक्टिव तो नहीं है ना। कंडक्टिव इन द सेंस, जैसे अगर मैं आपको एक फील से समझाऊं, जैसे मान लो आपके पास कोई वायर है, जैसे अब ये मेरी माइक की वायर है, राइट। ये माइक की वायर है, अगर मैं इसको काट दूं, तो काट दूंगा तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मैं अगर इसको काट दूं तो क्या एक करंट आपका पूरे हवा में फैलने लग जाएगा, नहीं फैलेगा ना। कोई भी नंगी वायर होती है, कोई भी नंगी वायर होती है तो वो आपकी हवा में करंट तो फैलाने नहीं लग जाती है, क्योंकि हवा में एयर है और एयर आपकी कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को। अगर एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती तो कहीं भी नंगी वायर होती तो पूरी हवा में करंट फैला देती। तो आपकी एयर कंडक्टिव नहीं होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जे थॉमसन भाई साहब को इतना पता लग गया था कि जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करें और लो प्रेशर रखें, प्रेशर क्या रखें, प्रेशर को अगर हम लो रखें, लो प्रेशर रखें और हाई पोटेंशियल रखें, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो वी मान लेते हैं इसको कि वी पोटेंशियल की बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी है, तो जब हम हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दें इलेक्ट्रोड के अक्रॉस और जो गैस का प्रेशर है उसको लो कर दें, तो गैस आपकी कंडक्टिव हो जाती है। जे थॉमसन भाई साहब को पता लग गया था। क्यों कंडक्टिव हो सकती है, सोच सकते हो थोड़ा, तो एक बार सोच के देखो। बताते नहीं है बुक्स में और टीचर भी स्किप करते हैं, नहीं बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखो क्यों कंडक्टिव होती है। ये सोचना शुरू करोगे तभी केमिस्ट्री में मजा आएगा। हर एक चीज में अगर रीजन सोचोगे तो केमिस्ट्री कभी रटनी नहीं पड़ेगी। एक बार सोच के देखो क्या हो रहा है, सोचना, पोस्ट करके एक बार सोचना, मैं बताता हूं आपको क्या हो रहा है। एक बार आप खुद पोस्ट करके सोचने की कोशिश करो, गलत होगा, नहीं सोच पाओगे ठीक है, लेकिन सोचने की कोशिश करना शुरू कर दो। जैसे मैंने पहले चैप्टर में ही आपको बताया था कि सोचना शुरू कर दो। सोच पाओ जी ना पाओ, लेकिन आज से 5-6 चैप्टर बाद फिर आप सोचने लग जाओगे, लेकिन शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। सोचना एक बार वीडियो को पॉज करके कि लो प्रेशर कर दें, हाई वोल्टेज दें तो कैसे आपकी गैस कंडक्टिव हो सकती है, ठीक है। सोचना, आई होप आपने सोचा हो, मैं आप देखता हूं। देखो
देखना कि आपने सही सोचा था कि नहीं सोचा था। मैं कह रहा हूं कि मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, इधर नेगेटिव साइन आया, इधर पॉजिटिव साइन आया। हाई वोल्टेज अप्लाई किया मतलब अब हाई वोल्ट देखो, इधर आपका इलेक्ट्रोड्स हैं, इधर आपके इलेक्ट्रोड लगे हैं, जिसको एक को नाम ने कैथोड बोला, एक को एनोड बोला। अब आपने हाई वोल्टेज सप्लाई किया। हाई वोल्टेज सप्लाई करने का मतलब क्या, आपने देखो हाई वोल्टेज दिया, देखो एक फील आएगा। हाई वोल्टेज अगर आप दोगे तो इधर से ए आपका इलेक्ट्रोड है, इधर आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इधर हाई वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रोड से ऐसे करके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अरे नेगेटिव साइन इस पे है तो इधर से इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितना हाई वोल्टेज सप्लाई करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे करके निकलेंगे। फील आ रहा है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज सप्लाई करने से आपके कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए। पहला काम ये हुआ। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए। अब बीच में इधर आपके गैस पार्टिकल्स थे, ठीक है, गैस पार्टिकल थे। लेट्स से आपका गैस पार्टिकल है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन है। इधर से अभी आपने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इधर से आपने इलेक्ट्रॉन दिया। एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जब आपने हाई वोल्टेज सप्लाई किया। जब आपने हाई वोल्टेज सप्लाई किया इलेक्ट्रोड के क्रॉस तो इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले, है ना, हाई वोल्टेज सप्लाई किया करके इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले। इसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड में से इमिट हुए, कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपने हाई वोल्टेज सप्लाई किया था तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसीलिए आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है। अब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस गैस पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है, इस गैस पार्टिकल से टकराएगा। एक बार सोचो, जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहा है, इस गैस पार्टिकल से टकराएगा, क्या आपको ये फील आ रहा है कि ये गैस पार्टिकल आपका कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है? क्या आपको ये फील आ रहा है? सोच के देखो यार, ये आपका लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है अपने ऑर्बिट में। ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आया, इससे टकराया, इसके इलेक्ट्रॉन से टकराया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर कूद नहीं जाएगा? कूद जाएगा। फील आ रहा है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन ने इससे टकराया, जो कि आपके इधर कैथोड से निकला था, इससे टकराया और ये आपके गैस को कैटायन में कन्वर्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। गैस से उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। तो गैस आपकी कंडक्टिव बन गई, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए आगे एनोड की तरफ, है ना। तो गैस आपकी कंडक्टिव होगी। और लो प्रेशर हमने रखा क्यों था इसके लिए? लो प्रेशर रखने का रीजन देखो क्या है। जब देखो यार, आप प्रेशर लो कर दो, समझो, एक बार समझो, ये आपके पास लेट्स से इन दो चीजों के, दो हाथों के बीच में मान लो मेरा गैस है। अब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या कि मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं, ऐसे जब प्रेस करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब मैं प्रेस करूंगा तो गैस पार्टिकल क्लोज आएंगे। फील आ रहा है ना यार? इन दोनों के बीच में हमारे गैस पार्टिकल हैं। जब मैं प्रेस करूंगा गैस पार्टिकल क्लोज आएंगे, मतलब प्रेशर जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा गैस पार्टिकल उतने क्लोज आएंगे। इतना आपको समझ आ रहा है? और जितना मैं प्रेशर लो करूंगा, मतलब जितना मैं ऊपर अपने हाथ को करूंगा, उतने गैस पार्टिकल दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो जब प्रेशर लो होगा तो गैस पार्टिकल दूर होंगे, गैस पार्टिकल बहुत दूर होंगे। तो गैस पार्टिकल जब दूर होंगे तो उनको इजी रहेगा ना उनका मूवमेंट करना। जब देखो गैस पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, फिर उनकी मूवमेंट टफ हो जाएगी, है ना, मूवमेंट उनकी टफ हो जाएगी। लेकिन जब गैस पार्टिकल बहुत दूर है तो उनकी मूवमेंट अच्छी होगी, उनकी मूवमेंट। अरे यार, जहां भीड़ कम होगी उधर अच्छी तरह हम चल सकते हैं ना। अब मेले, अगर कहीं आप दशहरे के मेले में जाते हो उधर तो आपको एक कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, नहीं तो दब जाओगे बीच में ही। तो जहां भी प्रेशर लो हो, जब प्रेशर लो होगा तो आपको बस इतना समझ आ रहा है कि गैस की मूवमेंट इजी हो जाएगी। तो गैस की मूवमेंट इजी हो जाएगी तो अच्छी तरह से वो आएगा और ये अच्छी तरीके से इससे कोलिजन होगी, ठीक है। और इधर से आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हो जाता है जब आपका लो प्रेशर और हाई वोल्टेज हो, तब आपका गैस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि जे थॉमसन भाई साहब ने बोला कि लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे गैस बिकम कंडक्टिव। इतना बात हजम हो गई है कि गैस कंडक्टिव क्यों होती है लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे। आई होप समझ आ गया होगा, राइट। तो गैस आपकी कंडक्टिव हो जाती है लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे, ठीक है। अब गैस आपकी कंडक्टिव हो गई है। अब हुआ क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले थे, जो हमने बोला था ना फील लेके, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, उसने ये आपके जो गैस पार्टिकल्स थे इधर, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी निकल गए। तो आपके अब देखो फाइनली क्या हुआ, गैस पार्टिकल को अब हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि गैस पार्टिकल को हमें ऑब्जर्व नहीं करना है, हमें तो देखना है कि इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले थे,
इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकले थे, है ना, ऐसे जा रहे थे, ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इधर आपके गैस पार्टिकल से टकराए थे और इधर से गैस पार्टिकल का भी उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, मान लो गैस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे गैस पार्टिकल के भी इलेक्ट्रॉन निकले थे। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं एनोड की तरफ? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ना, एनोड का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ खींचे जाएंगे, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये आपके अब सिंपली हो क्या रहा है बेसिकली, फिर आप समझो कि आपको ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ जब आप क्या कर रहे हो, जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और लो प्रेशर रख रहे हो। कुल मिला के यही हो रहा है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, एक बार ज्यूम सोच के देखो, मैं हूं, जैसे आपने फिल्म में भी देखा होगा, मैं हूं और मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं, मैं हूं और मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं, तो क्या मैं एक रे की तरह लगूंगा? क्या मैं एक रे की तरह लगूंगा? रे, मैं इंसान नहीं दिखूंगा ना, मैं एक लगूंगा कि रे जा रही है एक। जैसे आपने क्रिश मूवी में देखा होगा कि जब क्रिश भागता है बहुत तेजी से तो इंसान नहीं दिखता, वो एक रे दिखती है, बस हमें एक वेव सी दिखती है, फील आ रहा है ना यार, तो रे सी हमें दिखती है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपकी बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल नहीं है, आपको रे की तरह दिखते हैं। एक बार ज्यूम करो ना यार, मैं हूं, मैं बहुत तेजी से भागा, बहुत तेजी से भागा, तो मैं एक रे की तरह दिखूंगा। तो ये जो आपकी रे जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और कोई चीज अगर बहुत तेजी से भाग रही हो तो आपको रे की तरह दिखती है, और पार्टिकल की तरह आपको लगता ही नहीं है, और रे की तरह आपको दिखती है। तो रे की तरह जा रहा हो तो बहुत तेजी से जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको ही नाम दिया गया कैथोड रेस, इसको ही नाम दिया गया कैथोड रेस। क्यों कैथोड रे नाम दिया गया? क्योंकि ये कैथोड से निकले थे, एनोड की तरफ जा रहे थे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कैथोड रेस। इतनी बात समझ आई? क्या अभी तक हमने देखा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकले हाई वोल्टेज पे, टकरा, इससे गैस पार्टिकल से टकराए तो गैस पार्टिकल के भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं और कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो हाई स्पीड में जा रहे थे इसलिए रे की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया कैथोड रे। तो इधर से उन्होंने पहले डिस्कवरी की थी कैथोड रे की, ठीक है, इन्होंने कैथोड रे की डिस्कवरी की। उसके बाद इन्होंने कैथोड रे की कुछ ऑब्जर्वेशन दी, कुछ प्रॉपर्टीज दी, उसके बारे में देखते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, कैथोड रे आपको पता लग गया क्या होती है। कैथोड रे आर जस्ट ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग एल्स। कैथोड रे आर जस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बात है। अच्छा, तो कैथोड रे इधर से इन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद इन्होंने, इन भाई साहब ने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज दी थी। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या थी। पहली प्रॉपर्टी इन्होंने दी, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। इन पे चार्ज नेगेटिव होता है। पहली बात उन्होंने बताया कि कैथोड रे का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देख लो, पहली बात तो एनोड की तरफ जा रही है, आप ऐसे ही बता सकते हो, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है और एनोड पे पॉजिटिव साइन है, तो जो चीज एनोड की तरफ जा रही है मतलब नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव ही होगा तभी वो एनोड की तरफ जा रहा है। एक रीजन तो आप ये भी दे सकते हो। एक और रीजन भी आप दे सकते हो, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी आप बता सकते हो कि चार्ज आपका नेगेटिव था। कैसे बता सकते हो? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपको मैंने अभी फिजिक्स शुरू नहीं कराई है, 12th की फिजिक्स आप करोगे तो पहला चैप्टर ही मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कराएंगे एक दिन का, चिंता ना करो, ठीक है। तो जब मैं आपको वो कराऊंगा तो उधर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कराऊंगा। अभी के लिए आपको ना भी आता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आता हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। ध्यान से देखो बस, इधर मान लो मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट है, एक बहुत बड़ी सी मैंने नेगेटिव चार्ज की प्लेट ले ली, और ऊपर मैंने इधर नीचे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ले ली, ठीक है। ऊपर नेगेटिव चार्ज की प्लेट है और नीचे पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है। अब एक बार आप खुद सोचो कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे कि नीचे की तरफ खींचे जाएंगे? बस इतना सोच लो। सब सोच पा रहे हो कि नीचे की तरफ ही खींचे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे आपका चार्ज नेगेटिव है, और जब अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचे जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके इसी तरफ खींचे जाएंगे ना यार, इसी तरफ आएंगे, इस तरफ खींचे जाएंगे। तो ये देखा गया, जब हमने ऐसी एक ऊपर नेगेटिव प्लेट रखी, ऊपर नेगेटिव प्लेट रख दी, नीचे पॉजिटिव प्लेट रख दी, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, और जिसके कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव करने लग गए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ वही मूव करते हैं जिन पे चार्ज नेगेटिव हो,
पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन से चार्ज अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले। तो उससे ही पता लग गया था कि इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो एक मेथड से और पता लग गया था कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे पता लग गया था? पहली बात तो ऐसे ही बता सकते हो कि एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए उसका नेगेटिव चार्ज है। दूसरा हम ऐसे ही पता कर सकते हैं टेक्निकल वे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उनका इफेक्ट देख लें। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका इफेक्ट क्या है कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब उसका चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसका इफेक्ट देख लिया था। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, सीधा सीधा जाते हैं, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करके जाए, सीधा सीधा जाते हैं आराम से मस्त होके। कैसे बता सकते हैं कि कैसे पता लगा सीधा सीधा जा रहे हैं? देखो, ये रेस जा रही थी, इधर बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो, इधर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, और जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो शैडो है जस्ट इसके पीछे बन रही है। शैडो मतलब परछाई ना उसकी, इसकी शैडो जस्ट इसके पीछे बन रही है, जस्ट इसके पीछे। और वो चीज तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो लाइट की किरणें हैं, लाइट की जो रेज हैं, अगर वो सीधी आती हैं तभी आपकी शैडो जस्ट उसके पीछे बनती है। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मेरी शैडो जस्ट मेरी इसके पीछे बननी चाहिए तो रेस सही सीधी आएंगी तो तभी इसके जस्ट पीछे बनेगी, राइट। तो कैसे पता लगा था कि ये ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? तो हम बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देते थे, उसकी शैडो देखते थे तो उसकी शैडो जस्ट उसके पीछे इधर कहीं बनती थी। तो शैडो से हम बता देते थे कि अगर उसकी शैडो जस्ट उसके पीछे बन रही है मतलब वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तीसरी चीज आप ये बोल सकते हो, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ये प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल इफेक्ट को। मैकेनिकल इफेक्ट क्या? मोशन वाला इफेक्ट है ना। जैसे कि ये आपकी रेस जा रही है, इधर मैं अगर छोटे छोटे से व्हील्स रख दूं, क्या रख दूं? व्हील्स, चक्के है ना, व्हील्स, इनको चक्के होते हैं जो अपने साइकिल के टायर के, उतने बड़े नहीं रखने हैं, मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटे से, बस मैं व्हील्स बता रहा हूँ। व्हील्स छोटे छोटे से चक्के रख दूं, ठीक है, छोटे छोटे से मैंने इधर बीच में व्हील्स रख दिए, है ना। जब मैं छोटे छोटे से व्हील्स रख दिए तो मैं देखा कि ये चक्के, जब मैंने उसके बाद कैथोड रे जब आने लगी तो चक्के आपके घूमने लग गए, मूवमेंट देने लग गए। मतलब कैथोड रे आपकी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि कैथोड रे में किनेटिक एनर्जी होती है। कैथोड रे प्रोसेस किनेटिक एनर्जी, आप ये भी बोल सकते हो कि कैथोड रे में किनेटिक एनर्जी होती है, और जो इसी करके तो चक्के को अपनी किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट भी बोल सकते हो। ये भी बोल सकते हो कि कैथोड दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब अगर कैथोड रे किसी चीज से जब टकराती हैं, किसी मेटल से जब टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस कर देती है उस मेटल। जैसे अगर कोई चीज़ सोचो किसी मेटल से टकरा रही है जिसमें मास है, अगर वो किसी मेटल से टकरा रही है तो मेटल को गर्म कर देगी ना। अरे यार, अगर मैं आपके थप्पड़ मारूं एक ठीक है, तो अगर मैं आपके एक थप्पड़ मारूं या कोई आपको मार, जैसे आपके डैडी या आपको पापा आपके, जब आपका रिजल्ट अगर सही नहीं आता था छोटे में तो कुटाई करते थे। तो जब मेरी भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कुटाई जब करते थे तो जब वो मारते थे तो जब आपको लीजन होता था आपके भोले भाले प्यारे गालों से तो आपके गाल गर्म हो जाते थे, ठीक है। इसी तरह जब आपके टकराएंगे पार्टिकल से तो ये आपका मेटल गर्म हो जाएगा, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। तो कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सा मतलब इतना ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आओ तो एक दो छोटी मोटी चीज ये भी लिख सकते हो कि नॉट विजिबल होती है। नॉट विजिबल, दिखती नहीं है यार ये रेस आपको। कैथोड रे को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कैथोड रे को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि आपको दिखेगी कि नहीं है ऐसे कि ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। अगर आप देख नहीं सकते मतलब फिर क्या, फिर आपको पता कैसे लगेगा कि इधर कैथोड रे है। इसके लिए काम किया गया था कि जो आपकी एनोड है ना, कैथोड रे, अभी देखो आपको कैथोड रे दिख नहीं रही है, ये तो मैंने बना दिया कि ऐसा कुछ जा रहा होगा, लेकिन आप अपनी आंखों से देखोगे इधर दिखेगी नहीं आपको कैथोड रे। तो कैथोड रे जब दिख नहीं रहे तो आपको पता कैसे लगेगा कि कैथोड रे एक्चुअल में इमिट भी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, ये एनोड है ना आपका, ये एनोड पे कुछ छेद कर देते थे। क्या कर देते थे? ऐसे होल्स कर देते थे, ठीक है। इसको हम बोल देते थे
परफोर्टेड एनोड मतलब ओ एनोड जिसमें हमने कुछ होल्स कर दिए हैं। जब आपने इधर से होल्स कर दिए और इधर हमने एक स्क्रीन लगा देते थे, क्या करते थे, इधर हम एक ऐसी स्क्रीन लगा देते थे जो कि आपकी जिंक सल्फाइड की बनी होती थी, जो कि आपको ऐसे डायग्राम में दिखाई नहीं जाती है, लेकिन इधर एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। ये स्क्रीन होती है, या एक्चुअल में ये स्क्रीन आपकी टीवीज में भी होती थी, जो टेलीविजन आपके होते ना जिसमें आप डोरेमोन देखते थे पहले, तो टीवीज में भी ये आपकी स्क्रीन होती थी। ये होती है जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की। अब आपके जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, अब आपने परफोर्टेड एनोड कर दिया, एनोड में होल्स कर दिए, तो आपकी कैथोड इधर होल से निकलेंगे और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराएंगे। ये स्क्रीन क्या करती है, जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आके टकराता है ना, तो ये चमकते हैं, तो ये स्क्रीन आपकी चमकती है। और जब ये स्क्रीन अब आपने स्क्रीन लगा दी थी, इधर आपने इसके होल्स कर दिए, जब इधर से इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस आई, आपकी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये आपकी स्क्रीन चमकने लग गई। तो स्क्रीन चमकने लग गई, उससे पता लग गया था कि हाँ कोई चार्ज पार्टिकल तो आ रहे हैं, जो कोई चार्ज पार्टिकल तो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं। और उसका साइन नेगेटिव कैसे था, क्योंकि वो आपकी कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे, तो हमें इतना पता लग गया था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आके स्क्रीन पे टकरा रहे हैं, ये हमें पता लग गया था। तो ठीक है, तो जिंक क्योंकि ये आपकी इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है, इसलिए हम एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं, जिससे हम पता लग जाता है, जब ये आपकी स्क्रीन चमकती है तो हमें पता लगता है कि हाँ कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा था। ठीक है, तो ये नॉट विजिबल होते हैं, लेकिन इनका हम इफेक्ट मेजर कर सकते हैं अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जैसे कि जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जो कि चमकती है जब चार्ज पार्टिकलों से टकराए। ठीक है, तो ऐसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी कैथोड रेस की, कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, नॉट विजिबल, दिखती नहीं है हमें। ठीक है, तो ये कुछ इसके आपकी प्रॉपर्टीज हैं आपकी कैथोड रेस की। ठीक बात है। अब आता हूं इसके मैं फाइनल कंक्लूजन और फाइनल जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी जे थॉमसन भाई साहब ने, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब फाइनल बात पे आते हैं। ठीक है, ये सब हुआ था कि आपके इधर से हाई वोल्टेज आपने दी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले जिसने गैस पार्टिकल से टकराए और गैस पार्टिकल को भी कंडक्टिव बना दिया, कि गैस पार्टिकल से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और आपके अब सारे इलेक्ट्रॉन बह के जा रहे हैं एनोड की तरफ, और इधर से आपने एनोड में होल कर दिया था, जिसके कारण वो इधर आके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में टकरा रहे हैं, और उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन आपकी चमक रही है। तो आपको पता लग रहा है कि हाँ कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं जो कि स्क्रीन पर टकरा रहे हैं, ये आपको पता लग गया। अच्छा, और इसकी आपने फिर कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली कि ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में वगैरह वगैरह, मैकेनिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। जो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ऑब्जर्व की थी ना, एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी, उसकी बात करते हैं। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन चेंजिंग द गैस और type of electrode, the E by M, मतलब चार्ज बाय मास रेशो, चार्ज बाय मास रेशो को हम E by M से डिनोट कर देते हैं। E by M रेशो ऑफ कैथोड रेज remain same, very important। ये सबसे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोड को चेंज किया। पहले मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, बाद में कॉपर का लगाया, फिर उसका प्लैटिनम का लगाया, ऐसे वो बार बार इलेक्ट्रोड को चेंज करते गए, इलेक्ट्रोड के टाइप को चेंज करते गए। ठीक है, इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा उन्होंने, और एट द सेम टाइम उन्होंने गैस को भी चेंज करके देखा, कि मान लो पहले हाइड्रोजन गैस थी, फिर मान लो हीलियम गैस ली, फिर मान लो हमने ऑक्सीजन गैस ली। ऐसे जो भी उस टाइम गैस डिस्कवर हुई थी उन्होंने वो ली, ऑक्सीजन ली, नाइट्रोजन ली, ऐसे उन्होंने अलग अलग गैस ली, और उन अलग अलग गैस के लिए देखा कि उन अलग अलग गैस के लिए भी जो कैथोड रेज है उसकी E by M रेशो, मतलब चार्ज बाय मास रेशो आपकी सेम आ रही थी। क्या आ रही थी? सेम। मतलब पहले आपने मान लो हाइड्रोजन गैस ली, फिर आपने नाइट्रोजन गैस ली, फिर आपने मान लो ऑक्सीजन गैस ली, ऐसे आपने बहुत सारी गैस ली। उन सब गैस के लिए इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन सब के लिए देखा कि इन सब जैसे पहले मैंने एक बार हाइड्रोजन गैस रखी, फिर एक बार मैंने नाइट्रोजन गैस रखी, फिर एक बार मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस रखी, अलग अलग गैसेज रखी, और सबके लिए ही देखा कि सब गैस के केस में ही कैथोड रे की जो E by M की रेशो थी,
चार्ज बाय मास की रेशो थी वो सेम रह रही है, और वो सेम रह रही है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई कि चार्ज बाय मास रेशो की जो आपकी वैल्यू थी, मतलब E बाय एम की जो वैल्यू थी वो लगभग आपकी 1.76 इंटू 10⁻11, ठीक है, कूलम पर केजी, है ना। कूलम चार्ज की यूनिट होती है, मास की यूनिट केजी होती है। तो ये चार्ज बाय मास की रेशो इन्होंने डिस्कवर की कि कैथोड रे की चार्ज बाय मास रेशो हमेशा 1.76 इंटू 10⁻11 रहती है। ठीक बात है। इन्होंने बोला कि गैस आप जो मर्जी चेंज कर दो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी चार्ज बाय मास रेशो यही रहती है कैथोड रे के लिए, ये इन्होंने बोला। इस पॉइंट से एक कंक्लूजन निकल के आया, क्योंकि इन्होंने बोला कि नेचर हम गैस का चेंज कर दे रहे हैं, कि मतलब पहले मैंने हाइड्रोजन लिया, फिर मैंने नाइट्रोजन लिया, फिर मैंने ऑक्सीजन लिया, फिर मैंने हीलियम लिया, मैं गैस को चेंज करते जा रहा हूं, लेकिन E बाय एम चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन निकला कि हर एक गैस में या हर एक एटम में एक ऐसा पार्टिकल है, हर एक गैस में या हर एक एटम में एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी चार्ज बाय मास रेशो सेम होती है, जिसकी चार्ज बाय मास रेशो सेम होती है, और उस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इधर से जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का। इस प्रॉपर्टीज ने क्या बताया कि कैथोड रे की E बाय एम रेशो सेम रहती है अगर हम गैस को चेंज करें। तो मतलब हाइड्रोजन के केस के लिए भी, हीलियम के केस के लिए भी, नाइट्रोजन के केस के लिए भी, ऑक्सीजन के केस के लिए भी, सबके लिए आपकी चार्ज बाय मास रेशो सेम रह रही है। तो इस पॉइंट से कंक्लूजन निकला कि हर एक गैस के लिए या हर एक एटम के लिए, हर एक एटम में आपका कोई एक ऐसी चीज है, हर एक एटम में कोई आपकी एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी चार्ज बाय मास रेशो सेम रह रही है। तो इस पॉइंट से, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकला कि एवरी एटम हैज वन नेगेटिवली चार्ज, every atom has negatively charged fundamental particle, ठीक है, fundamental particle known as इलेक्ट्रॉन, और उसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रॉन का। इधर से आपका जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपका हुआ था, इधर से कंक्लूड हो गया था कि हर एक एटम में आपकी एक प्रजाति होती है, एक पार्टिकल होता है जिसकी चार्ज बाय मास रेशो सेम होती है, और उसका चार्ज बाय मास रेशो की वैल्यू ये होती है उस पार्टिकल की, और उस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अच्छा, ठीक है, ऐसे आपकी इलेक्ट्रॉन का इन्होंने इस पॉइंट से कंक्लूजन निकाल लिया था कि ऐसे हर एक एटम में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक बात है। अच्छा, अब समझ आ रही हैं चीजें। ठीक है, अब देखो इससे फिर आगे क्या हुआ हमने, अब हमें चार्ज बाय मास रेशो इसकी पता लग गई थी। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट से मिल गया था। ठीक है, इसको इरेज कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अच्छी तरह नोट में लिख लेना। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, तो चार्ज बाय मास रेशो आपको मिल गई थी। ठीक बात है, तो चार्ज बाय मास रेशो को ऊपर लिखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपकी चार्ज बाय मास रेशो आपकी आई थी, जो आपकी E बाय एम रेशो आई थी इलेक्ट्रॉन की, वो आई थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, आपकी चार्ज बाय मास रेशो आपकी आ गई थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस डोंट वरी। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इतना समझो कि इस एक्सपेरिमेंट से एक तेल की एक बूंद ली थी, इतना समझो, ऑयल की एक तेल की एक बूंद ली थी, उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया था, बस इतना समझ जाओ। ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे इन्होंने, मिलिकन भाई साहब ने एक इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकाल दी थी, जो कि आई थी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था मिलिकन भाई साहब ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अब चार्ज बाय मास रेशो आपको निकाल ली थी आपने
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपको चार्ज बाय मास रेशो मिल गई थी। तो इधर अब आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन भाई साहब ने निकाल दिया था, तो क्या आप मास की वैल्यू निकाल सकते हो? अरे बस यार E की वैल्यू इधर पुट कर दो। E की वैल्यू जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करोगे तो M की वैल्यू आ जाएगी। M आ जाएगा बराबर किसके? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.76 इंटू 10⁻11 के, डिवाइड कर दोगे इन दोनों के तो आपको मास की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर से जो मास की वैल्यू आई थी, इधर से जो मास की वैल्यू आई थी वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आप कैलकुलेट करके जाइए देख लेना, ए ही वैल्यू आएगी। तो ए आ गया था इधर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें खत्म होती हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सब कुछ पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो सेम होती है, कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशो इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन के केस में आपका चार्ज मिलेकन भाई साहब ने इतना निकाल लिया था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है। तो ये ऐसे आपकी इलेक्ट्रॉन की पूरी डिस्कवरी हुई थी। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ आ गई होगी। ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, मास इतना होता है। ये वैल्यू आगे से आपको याद होनी चाहिए। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, याद रखना यार, ठीक है, इजी चीजें हैं। अच्छा, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब देखते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। प्रोटॉन भाई साहब को भी देख लेते हैं। देखो, देखें, इरेज कर दें, कर दें, चलो प्रोटॉन भाई साहब को देखते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तो आपने देख लिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। बिल्कुल इजी सा था, बिल्कुल हमने फील के साथ जितना कर सकते थे, जितना मैक्सिमम फील के साथ हो सकता था हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। डिस्कवरी ऑफ, हेडिंग डाल सकते हो, डालना है तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आप डाल देना हेडिंग, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे पहली बात गोल्डस्टीन भाई साहब ने की थी। किन्होंने? गोल्डस्टीन भाई साहब ने। पता नहीं इनका ये नाम क्यों रखा गया, मे भी इनके पास गोल्ड ज़्यादा हो, मजाक कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन भाई साहब ने। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? इसी से हुई थी। इन्होंने भी वही गेम खेली है। इन्होंने क्या किया, देखो पहले हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, पैराफोर्टेड एनोड लिया था, मतलब एनोड में होल्स किए थे। अब बस हम क्या करेंगे, इस बार हम पैराफोर्टेड कैथोड ले लेंगे, पैराफोर्टेड कैथोड ले लेंगे, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था ना यार, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका जो हम प्रेशर रखते थे लगभग इतना रखते थे, 10⁻³ mm ऑफ मर्करी। लेकिन आपका जो एनोड रे की डिस्कवरी के टाइम जो प्रेशर आपका रखा था वो लगभग इतना रखा था, ठीक है। वैसे आपका काम का नहीं है लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, मतलब एनोड रे की डिस्कवरी के टाइम उसी से प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। अभी कैथोड रे की डिस्कवरी कर ली, एनोड रे की डिस्कवरी से ही प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। तो जब हमने एनोड मतलब यानी जब हम प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे थे गोल्डस्टीन भाई साहब, तो इन्होंने प्रेशर इतना रखा था, मतलब प्रेशर इन्होंने ज़्यादा रखा था। जब हम एनोड की बात कर रहे थे, मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी जब गोल्डस्टीन भाई साहब कर रहे थे, तो इन्होंने प्रेशर ज़्यादा रखा था। प्रेशर ज़्यादा रखने का मतलब कि गैस पार्टिकल ज़्यादा हो गए, सिंपल सा मतलब इतना ही है ना, और कुछ तो नहीं है। प्रेशर ज़्यादा मतलब गैस पार्टिकल ज़्यादा हो गए। अच्छा, बस इतना याद रखना है आपको। इसमें बस क्या किया था, कैथोड को पैराफोर्टेड कर दिया था, ठीक है, मतलब कैथोड में होल कर दिए थे। तो कैथोड में होल कर दिए थे तो आपकी स्क्रीन अब कहाँ आ जाएगी? पहले स्क्रीन आपकी इधर थी, पहले स्क्रीन आपकी इधर थी, अब आपको इधर तो जरूरत नहीं है क्योंकि इधर तो होल है ही नहीं, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन कहाँ जाएगी? इधर आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी पैराफोर्टेड हो है, ठीक है, पैराफोर्टेड कैथोड है, इधर आपकी स्क्रीन आ जाएगी। इस बार बस स्क्रीन आपकी इस साइड आ जाएगी, इस बार आपकी स्क्रीन बस इस साइड आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपने कैथोड एक्सपेरिमेंट समझा है उसका ही हल्का सा एक्सटेंशन है, ठीक है, उसका ही हल्का सा एक्सटेंशन है। हुआ क्या था, देखो हमने क्या किया था, ये आपके गैस थी, गैस में इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन निकला था तो आपका एक कटायन बन गया था और इलेक्ट्रॉन निकल गया था, यही हुआ था। गैस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसे टकराया और आपका गैस पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज बना दिया और इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया, है ना, ये चीज़ हुई थी। अच्छा, इसी चीज़ को देखते हैं, इसको इरेज करता हूँ। तो अब क्या हुआ देखो, तो आपके इधर से आपने दिया था सब कुछ, जो हाई वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, प्रेशर इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, वो सब तो दिया हुआ है। तो हुआ क्या, अब एक गैस पार्टिकल जो आपके इधर थे, गैस पार्टिकल थे आपके जो इधर, ठीक है, मान लो गैस पार्टिकल थे,
है ना, गैस पार्टिकल थे। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स टकराए होंगे, ए इलेक्ट्रॉन आपके इससे टकराए और एक कटायन बना दिया इसको, तो ये गैस पार्टिकल अब आपके कटायन बन गए, गैस पार्टिकल आपके कटायन बन गए थे। और ये इलेक्ट्रॉन्स तो अभी आपके जा ही रहे हैं ना इस साइड, मान लो ये एनोड रे तो जा ही रही, कैथोड रे तो आपकी जा ही रही है, कैथोड रे जा रही थी तभी तो ये आयंस बने आपके, कैथोड रे जा रही थी, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकला, ये पुचुक इससे टकराया, ठीक है, इससे टकराया तभी तो ये आपका कटायन बना। तो कैथोड रे तो अभी भी जा रही है, ऐसे बात नहीं है कि कैथोड रे जा नहीं है, कैथोड रे अभी भी जा रही है, कैथोड रे जा रही है और आपके पॉजिटिव आयंस बने। अब ये पॉजिटिव आयंस जो हैं आपके इस तरफ खींचे आएंगे, इस साइड आपका कैथोड है, कैथोड पे साइन नेगेटिव है, तो कैथोड है पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो ये पॉजिटिव आयंस आपके इस तरफ आएंगे, पॉजिटिव आयंस आपके इस तरफ आएंगे, और ये पॉजिटिव आयंस इस तरफ आएंगे और स्क्रीन पे आके टकराएंगे, तो स्क्रीन पे आके टकराएंगे और स्क्रीन आपकी चमकेगी, फ्लोरोसेंस देगी, ठीक है, फ्लोरोसेंस देगी। और जब स्क्रीन आपकी चमकती है तो आपको पता लगता है कि एक चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, और वो चार्ज पार्टिकल इस बार किस साइन के हैं, पॉजिटिव साइन के, पॉजिटिव साइन के, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके टकरा रहे हैं, क्योंकि कैथोड की तरफ आपके चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब अगर कोई चीज कैथोड की तरफ आ रही है मतलब उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि कैथोड वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज की है, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो कोई अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो मतलब अगर कोई चीज कैथोड की तरफ आ रही है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज आपके आयंस आपके इधर आ रहे हैं, स्क्रीन पर टकरा रहे हैं, इतना काम हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता लग गया कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाली चीज आ रही है। लेकिन क्या है, सोचो अभी क्या प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, नहीं, ये तो अभी गैस पार्टिकल है ना यार, प्रोटॉन होना है, ये तो गैस पार्टिकल है, प्रोटॉन नहीं है अभी, ये अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी सिर्फ एनोड रे की डिस्कवरी हुई है कि गैस पार्टिकल तेजी से इस तरफ आ रहे हैं, गैस पार्टिकल, गैसेस आयंस बोल सकते हो ना, गैसेस के कटायन, एक गैस के कटायन तेजी से आ रहे हैं, और इसको गैस के जो कटायन तेजी से आ रहे हैं इसको ही हमने नाम दिया एनोड रेस। क्या नाम दिया, एनोड रेस। एनोड रे नाम क्यों दिया, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे थे। तो इधर से आपका एनोड रे की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन भाई साहब ने, ठीक है, एनोड रेस की डिस्कवरी हुई। एनोड रेस क्या है आपकी, एनोड रे आपके फास्ट मूविंग, आप ये बोल सकते हो फास्ट मूविंग प्रोटॉन नहीं है, जैसे कैथोड रे आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपके एनोड रे तो फास्ट मूविंग प्रोटॉन नहीं है ना, ये तो भी गैसेस आयंस हैं, प्रोटॉन नहीं है। तो कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग गैसियस कटायंस, ए हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स। एनोड रेज आर नॉट ए प्रोटॉन, एनोड रेज अभी प्रोटॉन नहीं है, तो अभी तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं, तो अभी क्या करें, इन्होंने फिर एक जुगाड़ लगाया। इन्होंने सोचा, देखो जैसे हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन है आपकी, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ये आपको पता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब आपका हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब हाइड्रोजन से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन्स जब आपके कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आए, गैस पार्टिकल से टकराए और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। तो जब हाइड्रोजन गैस से आपका वो इलेक्ट्रॉन टकराया था, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया था, जो इसे टकराया था, तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था, इसको निकाल देगा। फिर हाइड्रोजन के पास क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। मतलब जब हाइड्रोजन है जब ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो ये एक तरह का प्रोटॉन की तरह ही काम कर रहा है। अरे यार देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब जब गैसेस आयन बनेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन ही बचेगा। तो मतलब H पॉजिटिव जो है ये आपका एक प्रोटॉन की तरह ही काम करेगा, इसीलिए H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन नाम से भी बोल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो H पॉजिटिव आयन है प्रोटॉन की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। तो इन भाई साहब ने क्या किया, गोल्डस्टीन भाई साहब ने क्या किया, क्या एनोड के केस में, एनोड रेस के केस में जो आपकी प्रॉपर्टीज आ रही, देखो एनोड रेस की प्रॉपर्टी सेम वैसी ही हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की कि पहले दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, आप चाहो तो लिख लेना अपने आप वापस, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दे हैव पॉजिटिव चार्ज कैसे पता लगा था, एक तो आप ये बोल सकते हो कि ये कैथोड की तरफ आ रहे था, उससे पता लग गया था क्योंकि कैथोड का साइन नेगेटिव होता है। या आप ये बोल सकते हो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से बोल सकते हो कि एक ऊपर नेगेटिव प्लेट लगा दी, नीचे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, तो आपके जो एनोड रे थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, तो मतलब एनोड रे का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो ये सारी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ठीक है, सेम वैसी ही है। ठीक है, बस एक प्रॉपर्टी डिफरेंस थी जो हमारी कैथोड रे में क्या था कि ऑन चेंजिंग द नेचर ऑफ गैस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड E/m रेशो ऑफ कैथोड रे सेम रहती थी कि अगर हम गैस चेंज कर रहे हैं तो E/m रेशो हमारी चार्ज बाय मास रेशो सेम रहती थी कैथोड रे के लिए। लेकिन एनोड रेस के लिए चार्ज बाय मास रेशो सेम नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? चार्ज बाय मास रेशो। बाकी 5 प्रॉपर्टी सिमिलरली है जो मैंने आपको एनोड कैथोड रेस के केस में लिखाई थी, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, they travel in a straight line, they produce mechanical effect, they produce electric heating effect। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। एक बात और, जो कैथोड रे थी वो आपकी नॉट विजिबल थी। कैथोड रे आपको दिखती नहीं है, लेकिन एनोड रे विजिबल होती है, एनोड रे दिखती है आपको। ठीक है, ये आप डिफरेंस लिख सकते हो। 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, एनोड रे विजिबल होती हैं, कैथोड रे विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, और कैथोड रे में आपका E/m रेशो सेम रहता था। एनोड में आपका जो E/m रेशो है एक कांस्टेंट नहीं रहता है, नॉट कांस्टेंट। E/m रेशो आपका कांस्टेंट नहीं होता है। जब आप गैस चेंज करते हो तो आपका E/m रेशो चेंज हो जाता है। E/m रेशो आपका चेंज हो जाता है, जस्ट ए सेकेंड, E/m रेशो आपका चेंज हो जाता है एनोड रे के केस में। ठीक बात है। तो अब E/m रेशो से हम कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया। इन्होंने क्या लिया? लाइटेस्ट गैस ली, सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? अपनी हाइड्रोजन है। तो इन्होंने लाइटेस्ट गैस ली, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ली। लाइटेस्ट गैस ही इन्होंने क्यों ली उसका मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि लाइटेस्ट गैस को ही इन्होंने क्यों लिया। क्योंकि हाइड्रोजन से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो प्रोटॉन की तरफ बिहेव करता है, वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, तो उधर से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाएगी। मतलब आप ये बोल सकते हो, आपको पता है कि एनोड रेज आर नॉट ए प्रोटॉन्स, लेकिन एनोड रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज एनोड, इज नोन एज ए प्रोटॉन। ये बोल सकते हो आप कि एनोड रेज आपकी प्रोटॉन नहीं होते। अगर मैं ऑक्सीजन गैस ले लूं फिर तो आपके एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि उस केस में आपका ऑक्सीजन, उस केस में आपका क्या होगा? ऑक्सीजन का आयन होगा, ये तो आपका प्रोटॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो एनोड रेज आर नॉट ऑलवेज ए प्रोटॉन, लेकिन एनोड रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज एक्ट एज ए प्रोटॉन, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, कि एनोड रेज जब हमने क्या ली, हमने जब गैस हाइड्रोजन को ली तो हाइड्रोजन में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, तब जो आपकी जो एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटॉन है। ठीक है, तो जब हम लाइटेस्ट गैस लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जब हम लेते हैं, तब जो आपकी एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम बोल सकते हैं कि दिस एनोड रेज आर प्रोटॉन्स, दिस एनोड रेज आर फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स। हर एक केस में नहीं बोल सकते, है ना। जब ऑक्सीजन गैस लेंगे तब नहीं बोल सकते, इसलिए हम नहीं बोलते कि एनोड रे, नहीं बोलते कि फास्ट मूविंग प्रोटॉन होते हैं। जनरली हम ये बोलते हैं कि फास्ट मूविंग गैसेस कटायंस होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एनोड रेज आर फास्ट मूविंग प्रोटॉन हमें बोल सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लाइटेस्ट गैस लेते हैं और हाइड्रोजन होती है, तो इस केस में आपका लाइटेस्ट गैस के लिए फिर आपका प्रोटॉन की तरह ही काम करता है। तो इधर से आपकी इसकी लाइटेस्ट गैस के लिए चार्ज बाय मास रेशो आती है, इसके लिए 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। ये इसकी चार्ज बाय मास रेशो निकाली थी इन्होंने लाइटेस्ट गैस के लिए। मतलब हाइड्रोजन के लिए जो एनोड रेस की चार्ज बाय मास रेशो आई थी, वो आई थी 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। और यही तो चार्ज बाय मास रेशो है प्रोटॉन की, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जो हमने लिया तो उस केस में हाइड्रोजन गैस के केस में तो H पॉजिटिव आपका प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस की जो चार्ज बाय मास रेशो आई, ये एक्चुअल में प्रोटॉन की ही मास रेशो आई, ये प्रोटॉन की चार्ज बाय मास रेशो आई। तो ये प्रोटॉन की चार्ज बाय मास रेशो आ गई थी। ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज बाय मास रेशो आ गई थी। अब उसके बाद मिलिकन भाई साहब ने क्या बताया? अब तो हो गया काम। मिलिकन भाई साहब ने आपको फिर वही बता दिया था कि चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन क्या होता है। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन क्या होता है इन्होंने बता दिया था, लिख देते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो मिलिकन भाई साहब ने बता दिया था कि चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन
सेम होता है जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इतना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ए मिलिकन भाई साहब ने बता दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इधर से फिर आपका मास ऑफ प्रोटॉन आया, जब इधर ई की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इधर से मास ऑफ प्रोटॉन आपका आएगा लगभग 1.672 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 27 kg। ये आएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, ए आया था आपका मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि ऐसे भी बोल देते हैं कि 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी इसको डिफाइन कर देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रॉन का मास हमने लिखा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था आपका 9.11 इंटू 10⁻⁻31। इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब आप रेशो निकालोगे ना तो आप देखोगे इतना ही आएगा। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1837 गुना ज्यादा भारी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इधर से अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी कि एनोड रेस, हमने एनोड रेस आपकी निकली। अब जब हम लाइटेस्ट गैस यूज करेंगे तो आपकी एनोड रे बिहेव करेंगी एज ए प्रोटॉन की तरह, फास्ट मूविंग प्रोटॉन की तरह। तो आपने लाइटेस्ट गैस ली, मतलब हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के लिए हमने E/m रेशो निकाल ली, क्योंकि एनोड रेस की E/m रेशो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, हर एक गैस के लिए चेंज होती है। तो हमने लाइटेस्ट गैस के लिए ली जो कि आपकी हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन ही हमने क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगी। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगी, तो मतलब इधर से प्रोटॉन का चार्ज और मास हमको मिल जाएगा। तो उसके हमने हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज बाय मास रेशो निकाली, जो कि वही चार्ज बाय मास रेशो प्रोटॉन की भी होगी। तो प्रोटॉन की चार्ज बाय मास रेशो आ गई आपकी इतनी। इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन का चार्ज हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया था कि इतना ही होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी कि इसका चार्ज इतना है, मास इतना है। इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज इतना होता है, मास आपका इतना होता है। इधर से ऐसे प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी एनोड रेस से, ठीक बात है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन भाई साहब ने, ठीक है। और एनोड रे की मैंने बताया प्रॉपर्टी सारी वही लिख सकते हो, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। बस ओ विजिबल होती थी, कैथोड रे आपकी नॉट विजिबल, एनोड रे आपकी विजिबल, ठीक है, इतना होता था। और E/m रेशो सेम रहती थी कैथोड रे में, इधर E/m रेशो आपकी सेम नहीं रहती है। इसीलिए हमने लाइटेस्ट गैस ली और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। समझ गए हो, हजम हो रही हैं चीजें। लास्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, बहुत लेट। जब हमारे थॉमसन एक्सपेरिमेंट आ गया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ गया था, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उससे भी बाद में हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। लेकिन इधर ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गया, तो न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। लास्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद आज के लेक्चर को खत्म करते हैं और कल से फिर हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये सब मॉडल, ये सब देखेंगे। कल से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा। आज तो इंट्रोडक्शन थी ना जस्ट हमारी, ठीक है। लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हालांकि आपके सिलेबस में भी नहीं है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूं क्योंकि ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगा थोड़ा कि न्यूट्रॉन को मैं ऐसा स्किप ना कर दूं। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको न्यूट्रॉन के बारे में भी, ठीक है। सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पहली बात की थी किसने? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी चैडविक भाई साहब के द्वारा। किन्होंने की थी? चैडविक भाई साहब ने। पहली बात तो यह हो गया, है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? देखो क्या हुआ था, एक बेरिलियम की, बेरिलियम एटम होता है ना, एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी ना एटॉमिक नंबर मास नंबर, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। वैसे आपको पता होगा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। अच्छा, एक बेरिलियम की ना एक शीट ली थी, बहुत पतली सी एक शीट ली। एक बेरिलियम है, बेरिलियम की एक बहुत पतली सी, बेरिलियम एलिमेंट की एक बहुत पतली सी थिन सी शीट ली थी, बहुत थिन, बहुत पतली, जितनी पतली आप सोच सकते हो उतनी पतली समझ लो। एक थिन सी एक शीट ली थी। अब क्या किया था, इधर से अल्फा पार्टिकल को टकराया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है यार? आपको पता है ना, हीलियम होता है, हीलियम, हीलियम एटम होता है। हीलियम एटम में क्या होता है? हीलियम एटम में आपके मतलब ये आपका हीलियम एटम होता है जिसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी 2 प्रोटॉन होते हैं,
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यही होता है वैसे, ठीक है। हीलियम एटम में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यही होता है, ठीक है। तो कुछ गलत कर दिया क्या हमने? हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ ठीक है। तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे 2 ही होते हैं ना यार, ठीक है। तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हीलियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हीलियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव ही होता है आपका अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखना, इसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी यूज करेंगे। ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डाई पॉजिटिव हीलियम एटम इज ए डाई पॉजिटिव मतलब वो हीलियम एटम जिसपे 2+2 का चार्ज हो उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल, समझ गए, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल लेते हैं, उसको हम डिफाइन तो ऐसे ही कर सकते हैं ना अभी भी 2-4 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने से आपका एटॉमिक नंबर या मास नंबर तो चेंज नहीं होगा, तो हम बोलने को ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका अल्फा पार्टिकल था। तो ये अल्फा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, बहुत तेजी से अल्फा पार्टिकल आता है और इस बेरिलियम की शीट से, इस बेरिलियम की थिन शीट से टकराता है। और जब बेरिलियम की थिन शीट से टकराता है ना, तो कुछ रेज निकलती हैं, क्या होती हैं? कुछ रेज निकलती हैं जो कि न्यूट्रल होती हैं, जो कि न्यूट्रल पेनिट्रेटिंग होती हैं, और साथ में पेनिट्रेटिंग मतलब चीर के निकल जाने वाली ऐसी रेज होती है ना। कुछ रेज ऐसी होती हैं जो चीर के निकल जाती हैं, जैसे एक्सरे होती हैं, इसलिए तो आपका एक्सरे हो पाता है ना बॉडी का, कि वो रेज एक्सरे आपकी चीर के निकल जाती है। आपको मॉडर्न फिजिक्स में मैं कराऊंगा, आपकी 12th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है एक्सरे, उधर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो एक्सरे उधर देखेंगे। फिलहाल के लिए पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या, कि वो रेज जो चीर के निकल जाए। तो जब अल्फा पार्टिकल, बहुत तेजी से अल्फा पार्टिकल आए, बेरिलियम एटम से टकराए, तो आपकी कुछ रेज निकली जो कि पेनिट्रेटिंग थी और न्यूट्रल थी, और उन न्यूट्रल रेज को ही हमने नाम दिया था न्यूट्रॉन्स। उन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो कि आपके रे के फॉर्म में जा रहे थे उनको ही नाम दिया था न्यूट्रॉन। इधर से डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की। रिएक्शन में बताता हूँ, रिएक्शन से आपको और में भी क्लियर हो जाए। देखो, ये बेरिलियम था, ठीक है, ये बेरिलियम था, हमने बेरिलियम लिया था, बेरिलियम के हमने अल्फा पार्टिकल से रिएक्शन कराई, ठीक है। अभी मैं एटॉमिक मास और वही लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ही लिख रहा हूँ, 4 लिखने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बेरिलियम, आपका बेरिलियम एलिमेंट की थिन शीट थी, उसके मैंने अल्फा पार्टिकल से टकराया, तो वह आपका एक क्या बनता था, एक कार्बन का एटम बनता था, ठीक है। देखो बैलेंस करके देख लो जाइए, नीचे 4 + 2 6 हो जाएगा नीचे, और इधर कार्बन बना तो 9 + 4 13 हुआ, इधर 12 आया, ठीक है। कार्बन का मास अभी 12 लिया हमने, तो एक बच गया। तो ये जो बचा, इस चार्ज पार्टिकल को हमने नाम, इस ये जो आपका पार्टिकल आया इसको हमने नाम दिया n से डोनेट कर दिया, ठीक है। ये जो आपका पार्टिकल आया इसको हमने n से डोनेट कर दिया। इसका चार्ज कितना होगा नीचे, एटॉमिक नंबर 0 होगा नीचे, क्योंकि बैलेंस ही है ना, 4 + 2 6, तो 6 तो बैलेंस ही है, नीचे वाला बैलेंस ही है, तो इधर 0 ही हो जाएगा। 6 + 0 6, 4 + 2 6, तो बैलेंस है। 9 + 4 13, इधर 12 है, तो इधर 1 हो जाएगा, 12 + 1 30, तो ऐसे बैलेंस कर दोगे। तो ये आपका आया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इस रिएक्शन से हुई थी कि बेरिलियम की शीट पे आपने अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया था, तो न्यूट्रॉन्स पार्टिकल निकले थे, न्यूट्रॉन एज ए रेस की फॉर्म में निकले थे, और ये न्यूट्रॉन, इस जो ये आपकी जो पार्टिकल आए थे इसको ही नाम दिया गया न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ था, इधर से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, आपका एटम में एक न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है, एक न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है जिसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, और इस न्यूट्रॉन का आपका मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है आपका 1.674 × 10⁻⁻⁻27 kg, ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आपने ध्यान से देखा हो मेरी पिछली स्लाइड को, तो मास ऑफ प्रोटॉन मैंने लिखा था 1.672, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उधर 1.672 लिखा था, इधर 1.674 लिखा है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। आप चाहो तो ये बोल भी सकते हो ऐसे, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका मास की
ऑर्डर होता है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे यार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जो कि न्यूट्रल था, उसका मास इतना था, उसका चार्ज क्या था, चार्ज उसका 0 था, न्यूट्रल था ना क्योंकि चार्ज उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, चैडविक भाई साहब ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन भाई साहब ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन भाई साहब ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक भाई साहब ने की थी। ठीक है, तो ऐसे यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। मैं इसकी एक समरी बना के आपको दे देता हूं कि आपको चीज़ें सारी एक बार में समरी के फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में मिल जाए। फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में, और कल से हम अपने मेन चीज़ पे आएंगे। आपने जे थॉमसन का मॉडल देखेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे, उसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। ऐसे करते करते हम अपनी ज़िंदगी बिताते जाएंगे और आपकी सिलेक्शन कराते जाएंगे। जैसे जैसे आप लेक्चर करते जाओगे वैसे वैसे आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते जाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा एक टेबल बना सकते हो चाहो तो, बस ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, काम तो हो गया सारा। एक बार समरी के लिए कि आपके नोट्स अच्छे बन जाए साथ साथ में, इधर ही नोट्स बना सकते हो ना यार, अभी बाद में अलग से थोड़ा बनाओगे। जैसे ये मान लो आपका टेबल बना दिया मैंने। ठीक है, ये मान लो आपका है इलेक्ट्रॉन, ये है आपका मान लो प्रोटॉन, ये है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले मास लिख लेते हैं। ठीक है, तो यार चार्ज लिख लो, मास लिख लो चलो। ठीक है, मास लिखें, मास केजी में है ना, जो किलो में, अगर अच्छा मास की वैल्यू ऊपर लिखनी पड़ेगी ना हमें। ऐसे मैं टेबल बना के एक लिख देता हूं कि आपको समरी मिल जाए। तो मास, इधर मैं लिख रहा हूं मास इन केजी। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं मास, इधर टेबल बनाई दे क्या एक, है भाई बना दे क्या, एक टेबल ही बना दे। चलो बनाने में क्या ज़्यादा है, फालतू ही बैठे हैं। लो खुश, लाइन वाइन देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, स्केल लेके नहीं बैठा हूं मैं। ठीक है, तो मास ऑफ, ये मैं मास लिख रहा हूं इन केजी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था बोलो, 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो हमने मास लिख लिया केजी में। आप चाहो तो मास एएमयू में भी लिख सकते हो। एएमयू आई होप आपको क्लियर होगा क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, C12 एटम। याद है ना, मोल कंसेप्ट की बातें हैं भाई, बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, मास इन एएमयू अगर लिखूं तो एएमयू में अगर इसके केजी को अगर मैं एएमयू में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसका मास लगभग 0 के बराबर हम मान लेते हैं। इसका मास हम 1, इसका भी मास हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का मास भी 1। तो एएमयू में इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 के बराबर होता है, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही मान लेते हैं। प्रोटॉन का मास इन एएमयू 1 होता है, न्यूट्रॉन का मास इन एएमयू आपका 1 होता है। अच्छा, चार्ज की बात करूं, ठीक है, चार्ज की बात करूं, ठीक है, इन कूलम चार्ज की बात करें अगर कूलम में, तो चार्ज कितना होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, माइनस होता है चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6। ठीक है, जस्ट उसके उल्टा बस, लेकिन प्लस में होता है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज इन कूलम इतना होता है। रिलेटिव चार्ज की बात करूं, है ना, रिलेटिव चार्ज कि एक दूसरे के रेफरेंस में कितना चार्ज होता है। अगर इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूँ तो इसके रेफरेंस में कितना चार्ज है इस पे, तो इस पे चार्ज है -1 का, इस पे +1 का। अगर इसको मैं रेफरेंस मान लूँ तो इसके कंपैरेटिवली इस पे -1 का चार्ज। अगर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको अगर इसके चार्ज को मैं अगर +1 बोल दूँ तो इसके चार्ज को मैं -1 बोल दूंगा रिलेटिवली, और इसका चार्ज तो 0 ही है, इस पर चार्ज तो 0 ही है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपका बॉक्स बना दिया है कि आपके लिए सब पता लग जाए। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में इतना होता है, प्रोटॉन का मास इतना होता है,
एएमयू में इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, एएमयू में इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, रिलेटिव चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, रिलेटिव इतना होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 ही होता है तीनों केस में। तो ये आपके फाइनल समरी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो इधर से यार हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर लिया है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी कर लिया एक तरह का, और चैडविक आला हमने देख लिया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो आज हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है। तो यही आपका पहला लेक्चर था। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम अपना मेन काम शुरू करेंगे। थॉमसन का मॉडल देखेंगे, जे थॉमसन मॉडल देखेंगे और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए गुड बाय। आज आपको अगर डीपीपी ना मिली तो कुछ शौक ना होना, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर ही था, तो कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, डीपीपी मिलना जल्दी शुरू हो जाएगी अगर हम अपना लेक्चर को शुरू कर दें, थोड़ा कंटेंट कर लें, फिर तभी क्वेश्चन बन पाएंगे ना। तो आज अगर आपको डीपीपी ना मिली तो शौक ना होना, हजम ना करना, कमेंट ना करने लग जाना कि डीपीपी नहीं दी। ठीक है, कुछ है ही नहीं डीपीपी में डालने वाला, तो डालूं क्या। ठीक है, तो 1-2 लेक्चर और हो जाए, अच्छे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए, फिर आपको डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बहुत सारा हमने कर लिया है, कल फिर वापस मिलेंगे। नोट्स बनाते रहना, लगातार करते रहना, कॉन्फिडेंस लूज ना करना, लगातार करते रहोगे, कॉन्फिडेंस बनता जाएगा और सिलेक्शन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई हैं, चलो मिलते हैं कल भी बातें करेंगे कुछ। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।